साल था 1947। अंग्रेज अभी गए भी नहीं थे और उस वक्त अकेला बंगाल की इंडस्ट्री जो है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में 27% का कंट्रीब्यूशन दे रही थी। मतलब देश के हर 100 रुपए में से 27 रुपए अकेला बंगाल से आता था। और आज आज वो 27% 3% में आ चुका है। मतलब 27 रुपए से सीधा 3 रुपए। उस जमाने में कलकत्ता हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करता था। एक ऐसा शहर जहां पर देश भर से लोग आते थे अपनी किस्मत बदलने के लिए। पर आज आज कलकत्ता का वो जगह मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों ने ले रखा है। क्यों? क्योंकि बंगाल से सारे इंडस्ट्री गायब हो चुके हैं, जॉब्स खत्म हो चुके हैं। और सालों पहले तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को नंगा करके जूतों की माला पहना करके 20 सड़क पर घुमाया गया था कलकत्ता के सड़कों पर। आज बंगाल का यह हाल देखकर पूरा देश हैरान है। ऐसा नहीं कि यह हुआ, सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? कौन सी ऐसी घटनाएं थी, कौन से ऐसे फैसले थे जिसने बंगाल को अर्श से सीधा फर्श पर ला पटका? आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं बंगाल की कहानी, हिंदुस्तान के उस शहर की कहानी जो कभी हिंदुस्तान का गौरव हुआ करता था लेकिन आज एक ब्लैक स्पॉट बन चुका है। अगर मैप देखा जाए तो बंगाल दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेड रीजन में से एक है। इसके एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र और बीच में जो फर्टाइल प्लेन है वही बंगाल है। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और ग्लोबल ट्रेड, इन सबों के मामले में डोमिनेट करने के लिए इससे बेहतर लोकेशन और क्या ही हो सकता है। इसलिए बंगाल का कॉटन, सिल्क और हैंडमेड कपड़ा देश भर में फेमस होने के साथ साथ देश के बाहर भी फेमस हो चुका था। और बंगाल के पास केवल ट्रेड एडवांटेज नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं। अगर आप गौर से देखते हैं ज्योग्राफिकली, जो हिंदुस्तान का खासियत है सेम बिल्कुल वैसा ही बंगाल में सारी चीजें मौजूद है। जैसे अगर हम नॉर्थ की तरफ गए तो वहां पर हमें मिलता माउंटेन, बीच में मिलता है प्लेटू, साउथ की तरफ आने पे फर्टाइल प्लेन और उसके नीचे एक बहुत बड़ा विशालकाय समंदर। एक देश को जो भी कुछ चाहिए डेवलपमेंट के लिए वो सारी चीजें एक स्टेट के पास वो सब मिल जाता है। यूं ही अंग्रेजों ने कलकत्ता को अपना कैपिटल नहीं बनाया था, कुछ खास उन्हें दिखा, इसी कारण से कलकत्ता को बसाया और बसा करके कैपिटल बनाया। लेकिन जैसे जैसे ये ट्रेड एक्सपेंड हुआ, बंगाल का टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बड़ा होते गया। ढाका का मसलिन, शांतिपुर का हैंडलूम और मालदा का मलमल ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके थे। दुनिया भर के लोग इसे पसंद करने लगे थे। इसी कारण से एक स्टेट के लिए मुमकिन हो पाया कि देश के जीडीपी का 27% का कंट्रीब्यूशन अकेला दे पाना। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट आता है 15 अगस्त 1947। देश आजाद होता है पर अंग्रेजों ने जाते जाते यहां पर एक गहरा दाग छोड़ के गए और वो दाग था कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट का। जैसे ही 47 में हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके साथ साथ स्प्लिट भी हुआ था, आपको पता होगा, ये दो भागों में। सबसे अधिक इस पार्टीशन का अगर नुकसान किसी ने झेला तो वो बंगाल। कारण क्या कि एशिया का 80% जूट बंगाल से सप्लाई होता था और उस जूट इंडस्ट्री के बदौलत ये बंगाल खड़ा था। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर हुआ, जब ये पार्टीशन हुआ तो वो जूट मिल्स को सप्लाई होने वाला जो रो जूट फील्ड था वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 75% रो जूट फील्ड वो चल गए ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंटली बांग्लादेश में। और चूंकि कॉम्युनल कॉन्फ्लिक्ट था, पॉलिटिकल सिनारियो की वजह से दोनों के देशों के बीच में टेंशन बढ़ा हुआ था। और इस टेंशन के बीच में ईस्ट पाकिस्तान ने क्या किया कि इस जूट के सप्लाई को, जो भारत को सप्लाई किया जा रहा था, उसे काफी कट कर दिया, काफी कम कर दिया। और साथ ही साथ जो सप्लाई हो रहा था उस पर भी बहुत अधिक टैक्स लगा दिए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में जो जूट आ रहा था, रो जूट, वो काफी एक्सपेंसिव हो चुका था। तो डेफिनेटली फाइनल प्रोडक्ट भी एक्सपेंसिव होगा। और जब फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा तो लोग क्यों उसे फिर कंज्यूम करेंगे? क्योंकि जूट का खासियत क्या था, एक तो टिकाऊ और दूसरा अफोर्डेबल, जिसकी वजह से लोग उसे पसंद करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, टिकाऊ तो रह गया लेकिन अफोर्डेबल नहीं रहा, जिसकी वजह से जूट के प्रति लोगों का जो मोह माया था वो डे बाय डे डाउन होने लगा। और उसी बीच में दुनिया में एक नया चीज लॉन्च होता है जिसका नाम था प्लास्टिक। अफोर्डेबल था, चीप था, इजी टू यूज था, लोग उसे पसंद करने लगे। महज 2 दिन भी नहीं लगे जूट के फैनवेस को खत्म होने में और इस नायलॉन के फैनवेस को बनने में। खुद बंगाल के जो मिडिल क्लास लोग थे
वो जूट कंज्यूम करना कम कर दिए थे, उसका इस्तेमाल करना कम कर दिए थे और प्लास्टिक की तरफ मूव कर चुके थे। और इसकी वजह से बंगाल के इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा बैकबोन था, वो यहाँ पे धराशायी होना शुरू होता है। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन विदिन 1 ईयर बंगाल के 5 के करीब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गए। ये जो बैकबोन पे चोट था बंगाल के, ये बंगाल को बहुत अधिक कमजोर करता है। लेकिन यहां पर सवाल कि क्या केवल जूट की वजह से? नहीं, उस जूट मिल की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था, स्टेबल जॉब मिला हुआ था, जो सडनली पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए। और साथ ही साथ बंगाल में ये जो प्रॉब्लम है, ये केवल एकमात्र पहलू है, इसके अलावा और भी कई सारे पहलू हैं। अब हम लोग दूसरे पहलू की तरफ जाएंगे और समझेंगे और क्या कारण रहा बंगाल के कंगाल होने का। देखो, जो बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, उसने बंगाल में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया था, वो था रिफ्यूजी क्राइसिस। देखो, होता है क्या कि लाखों करोड़ों हिंदू ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल की तरफ माइग्रेट होने लगे। कारण क्या था? जिस तरह का कम्युनल इशू चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान में, शायद वहां पर वो जान से भी हाथ धो बैठते, जिस कारण से वो ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंटली बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल की तरफ माइग्रेट होने लगे। देखो, बंगाल का इकोनॉमी तो पहले ही उसका बैकबोन टूट चुका है, बंगाल कमजोर हो चुका है, खुद अपने लोगों को वो नहीं संभाल पा रहा है। और उस बीच में ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए लोग, यानी टूटी हुई इकोनॉमी और रिसोर्स पर डबल प्रेशर। इसे आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसका कभी ना कभी गिरना बिल्कुल ही तय था, वो 2x स्पीड से गिरना शुरू कर देता है। और यहीं से शुरुआत होती है बंगाल के कंगाल होने की। पर इतनी आसानी से बंगाल गिरने वाला नहीं था। बंगाल तो यार क्रांतिकारियों का जमीन रहा है। धीरे-धीरे ही सही, पर बंगाल रिकवर करना शुरू करता है। 1947 से लेकर के 57 के बीच में बंगाल में कई सारे इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुए, जैसे दुर्गापुर का स्टील प्लांट, दामोदर वैली कारपोरेशन और कल्याणी में डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज। ये सब जो हेवी वेस्ट इंडस्ट्री थे पब्लिक सेक्टर के, तो बंगाल में बहुत अधिक यहाँ पर जॉब जनरेट हुआ, वो इकोनॉमी काफी अच्छा डेवलप हुआ। इनफैक्ट सिचुएशन ये हो चुका था कि वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र के पर कैपिटा इनकम से कहीं अधिक ज्यादा था। पर इन सबों के पीछे एक ऐसी चीज है जो हमेशा से मौजूद थी और जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है राजनीति। अब तक मैंने इस बारे में कुछ भी बात नहीं किया। सवाल है क्यों? क्योंकि देखो, क्या हुआ जब देश आजाद हुआ तो सेंटर और स्टेट दोनों जगह पर कांग्रेस का शासन। डेफिनेटली सेम पार्टी का शासन है तो स्टेट के डेवलपमेंट का चांसेस अधिक होगा। ये हम लोग मेनली मान के चलते हैं, समझ के चलते हैं, अंडरस्टैंडेबल चीज है। लेकिन यहां पर कहानी कुछ और। जो फास्ट ग्रो करना चाहिए था, यहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग चल रहा था, यहां पर उल्टा असर पड़ रहा था। दिल्ली से जो डिसीजन हो रहे थे, वो बिल्कुल ही वेस्ट बंगाल के को डैमेज करने के लिए हो रहे थे। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, जूट एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट ने हाई ड्यूटी लगा दिया। अब क्या हुआ कि पहले तो जूट ऑलरेडी महंगा हो चुका था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अब इस पर हायर ड्यूटी होने की वजह से क्या हुआ, फॉरेन कंट्री में जो जूट अपना जा रहा था, जूट प्रोडक्ट, वो और एक्सपेंसिव हो जा रहा था। गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा बोलना था कि इसके थ्रू हम लोग कंट्री के रेवेन्यू को इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन यहां पर हुआ उल्टा। दूसरा चीज क्या हुआ, जो इनकम टैक्स का शेयर है, मतलब जो देश भर से इनकम टैक्स कलेक्ट होता था, हर स्टेट का एक परसेंटेज था, इतना परसेंट इस स्टेट को, इतना परसेंट उस स्टेट को दिया जाएगा। बंगाल का था वो 20%, उसे घटा करके 12% कर दिया गया। डेफिनेटली वेस्ट बंगाल ने पूछा, भाई क्यों ऐसा? तो जवाब ये आता है कि बंगाल तो काफी रिच स्टेट है, फाइनेंशियली सपोर्ट बाकी स्टेट को अधिक जरूरत है, और पूरे इंडिया में एक बैलेंस डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बंगाल को जो रेवेन्यू दिया जा रहा है उसे कट आउट कर देंगे और बाकी स्टेट को बढ़ा देंगे। ये बिल्कुल ही गलत हुआ बंगाल के साथ। और उस वक्त थे कौन? बंगाल की गद्दी पर बैठे हुए थे वहां के मुख्यमंत्री, और दिल्ली में बैठे हुए थे देश के प्रधानमंत्री, यानी बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच में चिट्ठी के थ्रू ये सारा बात हो रहा था, और जो नतीजा आया वो बंगाल के फेवर में नहीं था। उल्टा महाराष्ट्र का जो टैक्स शेयर था उसे बढ़ा करके 21% कर दिया गया। तो आप समझ सकते हो कि ना, एक ऐसा स्टेट जो अपने रिसोर्सेज को खोते जा रहा है, एक ऐसा स्टेट जो पार्टीशन का मार झेल रहा हो, उसे कम फेवर दिया जा रहा है और दूसरे स्टेट को अधिक फेवर दिया जा रहा है।
तो यहां पर तो बंगाल तो पीछे जाएगा ही जाएगा। इस सिस्टम पे बहुत कम लोगों का ध्यान गया, क्योंकि इस सिस्टम को कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। मतलब आप क्या करो, एक बर्तन लो, उसमें बहुत गर्म पानी रखो और उसमें एक मेंढक को छोड़ दो। मेंढक तुरंत उछल करके बाहर भाग जाएगा। लेकिन वहीं आपने क्या किया, बर्तन में पानी डाला नॉर्मल टेम्परेचर में और उसी में मेंढक को डाल दिया। धीरे धीरे पानी को आपने गर्म करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पानी गर्म होते जाएगा, नॉर्मल से वो हिट होते जाएगा। मेंढक को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ हो क्या रहा है, और जब तक में उसे पता चलेगा तब तक में मेंढक मर चुका होगा। बिल्कुल यही चीजें बंगाल के साथ हुई। जब तक मैं बंगाल को पता चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तब तक हालत इतना खराब हो चुका था कि बद से बदतर हो चुका था, हाथ से सब कुछ निकल चुका था। लेकिन यहां पर कहानी में एक और ट्विस्ट है। 1952 का सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आई जिसका नाम था फ्राइटेन इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब सवाल ये क्या है, बहुत ही आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट ऐसा बोल रही थी कि पूरे इंडिया में इक्वल इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए। तो थियोरेटिकली सुनने में काफी अच्छा लगता है ये चीजें, पर इसका इफेक्ट जैसा सोचा गया था वैसा नहीं मिला। ये उल्टा पड़ गया। देखो पहले क्या था, जो स्टेट कोल आयरन मिनरल्स एरिया के आसपास होते थे उनको फायदा मिल जाता था। कारण क्या कि फैक्ट्री को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करीब होने की वजह से कम पड़ता था। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये यहाँ इसके आसपास माइंस एरिया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी को फैक्ट्री लगाना ज्यादा किफायती पड़ता था। लेकिन इस पॉलिसी के आने के बाद गवर्नमेंट ने एक नियम ला दिया। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम कर दिए सारे जगहों पर। मतलब आप हिंदुस्तान के किसी कोने से किसी कोने में रॉ मटेरियल मंगाओ, ऑलमोस्ट सेम रेलवे कॉस्ट आपको देना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मतलब करीब हो फैक्ट्री माइंस के तब भी सेम, और दूर हो तो भी सेम। अब अगर कॉस्ट सेम ही है, तो वैसी स्थिति में जो बिजनेस ओनर हैं, वो क्यों अपने स्टेट को छोड़ करके बंगाल को जाएंगे, बंगाल में फैक्ट्री लगाएंगे। और इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्री जो है वो बंगाल से महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्टल एरिया में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। मतलब बंगाल का जो नेचुरल एडवांटेज था, वो इस पॉलिसी की वजह से अब खत्म हो चुका था। पर सवाल है कि वेस्ट बंगाल में भी तो कोस्टल एरिया है, अचानक से महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ क्यों मूव करने लगी कंपनी। हाँ, एक कारण तो है कि ना फैक्ट्री ओनर ज्यादातर वहां के थे, लेकिन और भी कारण है। देखो है क्या, ये जो रीजन है महाराष्ट्र गुजरात, तो वहां पर नेचुरली काफी बेहतरीन तरीके से पोर्ट ग्रो हो रखा है। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो टैक्स शेयर बढ़ाया था उन स्टेट्स का, तो उसका वो फायदा लेने लगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को काफी सपोर्ट करने लगे। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट जो है वो वेस्ट की तरफ मूव करने लगा, और बंगाल का जो ग्राउंड लेवल पर स्थिति था वो बद से बदतर होना शुरू हो जाता। इनफैक्ट जो हल्दिया पोर्ट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंस रखता था एक जमाने में, वो भी लगभग में बुरे स्थिति में पहुंच चुका था। कहते ना, नंबर्स डोंट लाई। आप उस समय के नंबर को देखोगे, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। 1952 के पहले बंगाल के पास गुजरात और महाराष्ट्र को मिला करके जितने फैक्ट्री हैं होते हैं, उससे कहीं अधिक अकेला बंगाल के पास हुआ करता था। लेकिन ये फ्राइटन इक्वलाइजेशन पॉलिसी के आने के बाद बंगाल में नए इंडस्ट्री तो दूर की बात है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थे वो भी मूव करने लगे। और 56 से 57 के बीच का अगर आप आंकड़ा देखते तो महाराष्ट्र को बंगाल के कंपैरिजन में डबल से भी अधिक न्यू इंडस्ट्रीज मिल चुके थे। तो इसका मतलब क्या है कि सारी गलती फ्राइटन इक्वलाइजेशन पॉलिसी का है, और वो जो टैक्स से रिडक्शन हुआ था उसका है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा भी कहानी है। कहानी है इंटरनल पॉलिसी की, यानी बंगाल के अंदर लिए गए फैसलों की। अब उस फैसले की तरफ अपना नजर डालते हैं। अब सोचिए जरा, कैसा होगा अगर इस सिचुएशन के अंदर वॉर हो जाए, वो भी एक नहीं, तीन तीन एक ही डेकेड में। सबसे पहले 62 का इंडिया चाइना वॉर, फिर 65 का वॉर पाकिस्तान के साथ, और 71 का फिर पाकिस्तान के साथ वॉर। और 71 का वॉर जो था वो तो वेस्ट बंगाल के लिए काफी, एक समझ लो, डिसीजन मेकिंग टाइम पीरियड था, क्योंकि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था और वहां से माइग्रेट होकर कई लोग बंगाल आ रहे थे। वॉर जो होता है ना, वो हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रेस में डाल देता है, चाहे आप वॉर जीतो या हारो, वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रेस में तो आते हो। एक ही डेकेड में तीन मेजर वॉर। इंडिया का फाइनेंशियली प्रेशर आप समझ सकते हो क्या स्थिति रहा होगा। जैसे जैसे क्राइसिस बढ़ने लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना स्पेंडिंग, अपना खर्च करना कम कर दिया। रेलवेज, हाईवे, डैम, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इस तरह के चीजों का जो बजट था वो धीरे धीरे कम होने लगा।
और उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर कहीं पर पड़ा, तो वो वेस्ट बंगाल पर पड़ा। क्योंकि तब तक वेस्ट बंगाल ही सबसे नीडी स्टेट बना हुआ था। बाकी सारे स्टेट काफ़ी डेवलप हो चुके थे उस वक़्त तक और बंगाल इस क्राइसिस के जाल में फँस गया। देखो टेक्सटाइल गिरने के बाद 1956 में वेस्ट बंगाल का जो वर्कफ़ोर्स था, वो मेनली डिपेंडेंट हो गया इंजीनियरिंग वर्क पे। यानी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के चीज़ों में, रेलवेज़, इस तरह के चीज़ों में डिपेंडेंट था वहाँ का वर्कफ़ोर्स। अब क्या हुआ कि ना प्रोजेक्ट्स कम होने लगे, तो वर्कफ़ोर्स अनएम्प्लॉयड होने लगे। जैसे-जैसे गवर्नमेंट ने अपना खर्च करना कम कर दिया, उस तरह से उसी के साथ-साथ बंगाल में जो इंजीनियरिंग सेक्टर था, वो भी समझ लो गिरना शुरू कर देता है। और फिर से जो फैक्ट्री है वो कमज़ोर होने लगे, प्रोडक्शन स्लो हो गया, जॉब्स गायब होने लगे और इनके अगेंस्ट वर्कर ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे लॉकआउट करना, हड़ताल करना, बंद करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बीच में एक नई पार्टी आती है और वो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना शुरू करती है, इसका नाम था नक्सल। अब सवाल है ये नक्सल क्या है? नक्सल, नक्सलाइट ये सब आप वर्ड सुने होंगे। ये बेसिकली एक लेफ्ट माओइस्ट मूवमेंट है। ये बेसिकली इनका मकसद है कि ना इंडियन गवर्नमेंट को आर्म्ड रिवॉल्यूशन के थ्रू गिरा देना है। इसका शुरुआत होता है 1967 से, थोड़ा-सा पीछे जाके समझो। 1967 वेस्ट बंगाल में नक्सलवाड़ी नाम से एक इलाका है। तो वहाँ पर जो ट्राइबल फार्मर थे वो और कम्युनिस्ट लीडर चारू मजुमदार, कानू सान्याल, जंगल संथाल जैसे कम्युनिस्ट लीडर, ये सभी मिलकर के जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे उसके खिलाफ रिवोल्ट शुरू कर देते हैं। क्योंकि लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे थे? गरीब किसानों का जमीन छीन रहे थे। उनका फसल उनसे छीन ले रहे थे, यानी कि बहुत अधिक उनके साथ गलत कर रहे थे। तो इसी वजह से नक्सलाइटों का उदय होता है। अब नक्सलाइट जो है, वो एक ऐसा पार्टी बन चुके थे, जो इलेक्शन तो डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर ले रहे थे। समझ लो कि ना एक पावर ग्रुप थे ये सभी और इनका जो आइडियोलॉजी था वो माओइस्ट को फॉलो करता था। दोनों का आइडियोलॉजी एक जैसा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिए। तो शुरुआत में इनके पास क्या था? इन नक्सलियों के पास जो अपने देसी हथियार होते हैं, तीर धनुष कमान ये सारी चीजें, ट्रेडिशनल वेपन्स। लेकिन कई सारे जगह पर वायलेंट होने की वजह से और गुरिल्ला वॉरफेयर लगाने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, जो डिफेंस सर्विस में है, जो पुलिस सर्विस में, उनके वेपन्स को वो छीन लिया और उसी का इस्तेमाल अब करने लगे थे गवर्नमेंट के खिलाफ। हुगली, कलकत्ता इन सभी एरिया में जो जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है बेसिकली, वहाँ पर ये अपना ट्रेड यूनियन बना दिए और चूंकि इनको पावर मिल रहा है नक्सलियों का, हथियारबंद लोगों का, तो ये जो ट्रेड यूनियन थे, वो भी काफ़ी बढ़-चढ़ कर काम करने लगे थे। फैक्ट्री ओनर्स के अगेंस्ट बात करने लगे थे। इंडस्ट्रियल लोग जो होते थे, उनके खिलाफ बहुत अधिक बंगाल में सिचुएशन खराब हो चुका था। हत्या होने लगा था, बम फोड़ा जाने लगा था, फैक्ट्री पर हमला होने लगा था। इस तरह से कई सारे कैंपेनिंग हो रहे थे। और उसी बीच में आता है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। देखो सीपीआईएम वाले जो थे वो कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन को फॉलो करते थे। वहीं जो नक्सलाइट थे वो माओ जेडोंग को फॉलो करते थे। दोनों का आइडियोलॉजी एक जैसा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। दोनों का एक ही मकसद था कांग्रेस के नाकामी को बंगाल के लोगों को समझाना और पार्टी का जो नेग्लिजेंसी है बंगाल के प्रति उसे लोगों के बीच उजागर करना और अपना एक सरकार बनाना। चूंकि बंगाल में 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर डिपेंडेंट, तो उसकी वजह से ये काफी रिलेट कर गए हैं इस माओइस्ट और नक्सलियों के साथ। और इसका नतीजा क्या होता है 1977 के इलेक्शन में हमें दिखता है। 1977 में स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है, सीपीआईएम के तरफ से एक नई सरकार बनती है और चीफ मिनिस्टर बनते हैं ज्योति बसु, सीपीआईएम को रिप्रेजेंट करने वाले। सवाल है नक्सली क्यों नहीं आए? क्योंकि नक्सली चुनाव नहीं लड़ते। नक्सली एक पावर और प्रेशर ग्रुप होते हैं। चुनाव लड़ने का काम माओइस्ट का होता है। सीपीआईएम वालों ने इस काम को यहाँ पर अंजाम दिया। अब देखो होता है क्या कि इलीगल तरीके से यहाँ पर कई सारी चीजें तो हो रही थी। रूलिंग पार्टी जो है वो सपोर्ट भी कर रही थी। जिसका नतीजा क्या होता है कि उस वक्त तो लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आता है और ये रिजल्ट होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपोज करने के चक्कर में ये जो पार्टियां थी ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अपोज करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बंगाल में स्लो हो गया। ऑलरेडी स्लो था और स्लो हो गया। प्राइवेट कंपनी जो भी वहां पर थे वो सभी काफी लॉस फेस करने लगे
क्योंकि वहां पर पार्टी पॉलिटिक्स और ट्रेड यूनियन इस तरह का जो गुटबाजी है वो बहुत अधिक शुरू हो चुका था। और नतीजा क्या होता है कि जो प्राइवेट बिजनेस ओनर थे वो इस प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, वो अपने नुकसान को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कई सारी फैक्ट्रियां वापस से यहाँ पर जो लगी थी वो भी बंद होना शुरू हो जाती हैं। कई सारे बिजनेसमैन बंगाल छोड़कर चले जाते हैं। पर सवाल है गए किधर? वो सारे के सारे महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट को चले जाते हैं और बंगाल जो कि कमजोर तो हो ही चुका था और कमजोर होने लगा। लेकिन उस वक्त एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने बंगाल को अनऑफिशियली एंटी इंडस्ट्री स्टेट के नाम से घोषित कर दिया देश भर में। 1970s का दौर था। उस टाइम बिरला एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इनफैक्ट आज भी है, उस वक्त भी थी। होता है कि एक बार वर्कर्स के ग्रुप ने बिरला ग्रुप के जो उस वक्त के हेड थे आदित्य बिरला, उनके कार को रोकते हैं बीच सड़क पर। उनके सारे कपड़े उतार देते हैं, इनफैक्ट अंडरगारमेंट्स तक उतार देते हैं, जूतों की माला पहनाते हैं और बीच सड़क पर घुमाते हैं। इस पब्लिकली इंसल्ट के बाद पूरे देश भर के उद्योगपतियों के बीच में बंगाल का एक क्षोभ बन चुका था, क्योंकि ऐसे ह्यूमिलेशन के बाद कोई भी उद्योगपति उस जगह पर नहीं रहना चाहेगा। और आदित्य बिरला बंगाल छोड़कर चले जाते हैं और वो कभी वापस नहीं आए। और ये सिर्फ बिरला की बात नहीं है, ये हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट को एक चेतावनी थी कि यहां मत आना। तो जो आखिर कुछ बचा था, जेके थापड़, ढुल्लो, फिलिप्स, ब्रुक, बॉन्ड, एचएमटी, टाटा, इस जैसे जितने भी कंपनी थे वो धीरे धीरे बंगाल से शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। और थोड़ा बहुत जो जॉब्स बचा हुआ भी था वो भी यहां से खत्म हो गया। अब चूंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है तो जो स्किल्ड लोग हैं वो बंगाल में करेंगे क्या? वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव ऑन करेंगे। और इस तरह से बंगाल से इंडस्ट्री और अपॉर्चुनिटी और स्किल्ड ये सारे लोग यहां से मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं और बंगाल का इकोनॉमी तो ऐसे ही खस्ते हाल में था और भी खस्ता होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बात ज्योति बसु को समझ में आने में थोड़ा सा लेट हो गया। कहते ना, बट लेटर लेट देन नेवर। तो उन्होंने कोशिश किया कि कोर सेक्टर इंडस्ट्री जो है उसको फिर से वापस से रीजनरेट करें और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलता है 1991 में। देखो होता है कि 1991 में इंडिया अपने इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजा ओपन कर देती है और 1992 में गवर्नमेंट ने इस फ्राइटेन इक्वलाइजेशन पॉलिसी को भी बंद कर दिया। मतलब एलपीजी एरा अब आ चुका था, ताकि फिर से एक इक्वल डेवलपमेंट हो पाए, जो स्टेट पीछे रह गए उसे वापस से मजबूती मिल पाए। तो इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए बंगाल के लेफ्ट गवर्नमेंट ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च कर दी और इसे नाम दिया गया शिल्प बंधु। सिंगल विंडो क्लियरेंस था, मतलब एक विंडो में सारा क्लियरेंस हो जाए फैक्ट्री इंस्टॉल करने के लिए। साथ ही टैक्स कंसेशन भी दिया गया इन्वेस्टर्स को, बिजनेस ओनर्स को या इंडस्ट्रियलिस्ट को बोल लो। और ये था साल 1994 का। मिष्टी भूसी केमिकल्स ने हल्दिया पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया। 1991 से लेकर 2006 के बीच में बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी ज्यादा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा था। इस दौरान बंगाल में जो अर्बन पॉवर्टी थी काफी कम हुई, लेकिन हालात अभी भी बदली नहीं थी। इन सबों के बावजूद बंगाल काफी स्टेट से पीछे रह गया था। कारण क्या था? कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिसर्च के मुताबिक 1971 में वेस्ट बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल एवरेज से काफी बेहतर था, लेकिन 1997 तक वो काफी पीछे जा चुका था। एक बड़ा रीजन था डेप्ट। तो गवर्नमेंट के साथ क्या था ना समस्या, गवर्नमेंट का ज्यादातर पैसा सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने में चला जाता था, जबकि टैक्स कलेक्शन उतना जबरदस्त नहीं था जितना वो सैलरी बांट रहे थे। तो एक्सपेंस चलाने के लिए स्टेट को हेवी बोरिंग करनी पड़ती थी। मतलब साइकिल कुछ ऐसा चल रहा था कि डेप्ट लो, लोगों को सैलरी दो, टैक्स कलेक्शन कम करो, इससे अगर पैसा कुछ कम पड़ जाए तो वापस से डेप्ट ले लो। नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कभी ध्यान दिया ही नहीं गया, क्योंकि पैसे ही नहीं थे कि उतना ध्यान दिया जा सके। पर ये तो उस वक्त का बात है, उस वक्त का रियल टाइम प्रॉब्लम है। आने वाले कल के लिए तो रूलिंग पार्टी कुछ कर सकती थी अगर चाहती तो, ताकि ओवर टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। लेकिन वहां पे भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, जिसने बंगाल को और पीछे ढकेल दिया। एक बहुत बड़ी फॉरेन कंपनी बंगाल में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। यह स्टेट का पूरा फ्यूचर बदल सकता था, लेकिन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु ने इसका अपोज कर दिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने उस फॉरेन कंट्री को वार्निंग दी
कि बंगाल में अगर कंप्यूटर आया तो बहुत समस्या हो जाएगा। बंगाल में कंप्यूटर मत लाना वरना वर्कर की जॉब चली जाएगी। ये कंपनी थी आईवीएम। कंप्यूटर और इंटरनेट इनवर्टेबल चीजें थी। एक रिवॉल्यूशन था जिसको ठुकराना समझ लो बहुत बड़ा गलती था। और ज्योति बसु ने इसे ठुकरा करके बंगाल के पूरे फ्यूचर को दांव पे लगा दिया। लोग बहुत खुश थे कि सीएम कितना अच्छा है, ग्रास रूट लेवल पर लोगों के बारे में कितना सोचता है, लेकिन उस एक माइंडसेट ने बंगाल का पूरा फ्यूचर डुबा दिया। क्योंकि जब बंगाल टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर रहा था तो उस वक्त बेंगलोर उसी टेक्नोलॉजी को वेलकम कर, और वही कंपनी बाद में बेंगलोर में एक मैसिव आईटी हब बना देने में हेल्प की। ये आईवीएम आज बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बना दी। इतने सीडबैक के बाद भी बंगाल को एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है रतन टाटा की तरफ से। होता है यूं कि उस वक्त भी बंगाल में सीपीआईएम ही पावर में थे, बस सीएम चेंज हो चुके थे। इस बार सीएम थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। 2006 की बात है। उनके पास टाटा के ग्रुप से एक ऑफर आता है, और ऑफर क्या था? वेस्ट बंगाल में नैनो कार प्रोडक्शन फैक्ट्री बनाने का। सरप्राइजिंगली बुद्धदेव भट्टाचार्य ने हाँ भी कर दिया। सालों बाद यही एक सही डिसीजन लिया गया था बंगाल के हुक्मरानों की तरफ से। लोगों को लगा बंगाल का अब कमबैक होने वाला है, बंगाल वापस से रीएस्टेब्लिश होने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए श्रृंगूर में अराउंड 1000 एकड़ के करीब लैंड एक्वायर किया। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया, एक बड़ा। श्रृंगूर के लोकल फार्मर्स के अंदर गुस्सा भड़का दिया गया था अपोजिशन के द्वारा। और वो अपोजिशन कौन थे? वो अपोजिशन थी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने वहां के कई सारे फार्मर को कन्विंस किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन उनका फ्यूचर बर्बाद कर देगी, उनकी जमीन और जिंदगी दोनों खत्म कर देगी। और लोग इसे एग्री भी हो गए इस बात पर। नेचुरली प्रोटेस्ट बढ़ने लगे। शुरुआत में तो सीपीआईएम ने बहुत कोशिश किया इस प्रोटेस्ट को बंद करने का, रोकने का, पर सीपीआईएम के लिए ही ये चीज बैकफायर कर गया। लोग और भी भड़क गए, रूलिंग पार्टी के खिलाफ बात करने लगे, टाटा को रोकने लगे। ममता बनर्जी हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाती है। लोग सड़कों पर उतर आए, टाटा के टायर्स जलाना शुरू कर देते हैं। गो बैक टाटा जैसे डायलॉग दिए गए, स्लोगन्स दिए गए, और फाइनली पूरे बंगाल में ये नारा गूंजना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली टाटा को जाना पड़ता है। नैनो फैक्ट्री वहां लग नहीं पाई, उल्टा सीपीआईएम खुद पावर में नहीं रहे, क्योंकि इमोशन हमेशा लॉजिक पर हावी हो जाते हैं। और उस वक्त लोगों का इमोशन ममता बनर्जी ने जीत लिया था। बंगाल के लोग खुश थे, नई सरकार बनी, श्रृंगूर में फार्मर्स की जमीन बच गई। टाटा वहां से चले गए गुजरात, और गुजरात में अपने फैक्ट्री को वो सनांद में शिफ्ट करते हैं। और बंगाल का इकोनॉमी रीबिल्ड करने का जो एक आखिरी मौका था वो भी हाथ से निकल गया। 2011 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पावर में आती है, और तब से लेके आज तक पॉलिटिकल चेंज तो हुए हैं। अब तो एक नई सरकार बनी है, पूरा रिजीम चेंज हुआ है, लेकिन इंप्रूवमेंट आपको भी बेहतर पता है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और बंगाल लगभग में एक दूसरे के अपोजिट वर्ड बन चुके हैं। ममता बनर्जी कुछ खास कोशिश भी नहीं की इसे सुधारने के लिए या इंडस्ट्री को लाने के लिए। 2012 से 2017 के बीच में बंगाल का ग्रोथ रेट केवल और केवल 5.5% था, जबकि नेशनल एवरेज 7.1%। 1980 में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग में बंगाल का जो शेयर था लगभग 12% हुआ करता था, वही 2011 में आकर के 5% पे रह गया। इंडस्ट्री तो ऑलरेडी नहीं रहे, और जो थोड़े बहुत बचे वो थे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और उनका डोमिनेंसी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब्स तो होते हैं, लेकिन बहुत ही लो पेइंग जॉब्स होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। जब काम मिला तो ठीक है, नहीं काम मिला तो खाली हाथ घर लौटो, इस तरह का स्थिति बना रहता है। और आज बंगाल के साथ यही हो रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग डेली वेजेस के तौर पर सुबह निकलते हैं काम ढूंढने, और काम मिल गया तो ठीक है, वरना खाली हाथ घर लौटना पड़ता है बिना 1 रुपए कमाए। और ये स्थिति बंगाल में डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार ने लोगों के लिए क्या ही किया, कुछ नहीं। हालात कितना गिर चुका है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कुछ इस तरह की बातें उठती है तो यहां पर करप्शन बहुत उछल करके सामने आ जाता है।
एक दूसरे को निचोड़ने के लिए लोग लगे पड़े रहते हैं। किस तरीके से इलाके के लोगों के पैसे को निचोड़ लिया जाए। लीडर्स खुद एग्जाम को सेट करवाने में, राशन की चीजों में स्कैम, इस तरह से कई सारे स्कैम्स में उनके नाम आते हैं। गोल सिर्फ एक ही है कि सबों के पैसे को उनके जेब से छीन डालो, उनसे निकाल डालो। तो एक वक्त था जब बंगाल पूरे हिंदुस्तान को जॉब दिया करता था। आज बंगाल के यूथ ही जॉब के लिए दूसरे स्टेट भाग रहे हैं। जो स्टेट कभी देश का इंडस्ट्री का हट कहलाता था, आज सर्वाइवल के मोड पर जी रहा है। और सबसे बड़ी समस्या, दर्द इस बात की है कि बंगाल धीरे धीरे गिरता जा रहा है और लोग उसे नॉर्मल समझ रहे हैं, बिल्कुल उस फ्रॉग वाले कहानी की तरह। कई सारे गवर्नमेंट आए, कई सारे वादे किए, लेकिन वापस से बंगाल का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ओरा था वो वापस नहीं आ पाया। और शायद बंगाल की ट्रेजेडी भी यही है, क्योंकि पोटेंशियल आज भी है, लोग आज भी हैं, पोर्ट्स आज भी हैं, टैलेंट आज भी है, बस डायरेक्शन खो गया है। सवाल यह नहीं है कि बंगाल को किसने बर्बाद किया, सवाल यह है क्या बंगाल अभी भी वापस उठ सकता है या फिर इंडिया का इंडस्ट्रियल कैपिटल बन सकता है। क्या ये केवल इतिहास की बातें हैं या प्रेजेंटली भी इसमें कुछ इजाफा हो सकता है। तो सवाल यह है कि लोग बार बार सेम पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब एक जनरेशन सिर्फ स्ट्रगल देख के बड़ी हुई तो दूसरी जनरेशन भी उस स्ट्रगल को क्यों झेले। क्यों ना पार्टी चेंज किया जाए, सरकार चेंज किया जाए। इस बार हुआ है, सरकार चेंज हुआ है। और शायद बंगाल की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही थी कि जो स्टेट कभी इंडिया को जॉब देता था, उस स्टेट के बच्चे आज जॉब्स के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे सिटी को भाग रहे हैं। बंगाल उठ तो सकता था, वहीं दूसरे स्टेट को पावरफुल जो बना सकता था वो खुद भी खड़ा हो सकता है। जिस वक्त बंगाल के टैक्स स्लैब को कम करके महाराष्ट्र को उठाया गया, काश उस वक्त बंगाल को भी उठाया गया होता। क्योंकि जिस मिट्टी ने इंडिया को इंडस्ट्री, कल्चर, साइंस रिवॉल्यूशन दिया, वो मिट्टी हार नहीं मान सकता परमानेंटली। सवाल बस इतना है कि क्या बंगाल फिर से इंडस्ट्री को वेलकम करेगा या पॉलिटिक्स और इमोशन के बीच में एक और जनरेशन को खो देगा। अब बारी यह देखने की है कि बीजेपी सरकार बंगाल के अच्छे दिन कब लाने वाली है। धन्यवाद।